हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है कि जैसा कि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे एप्लीकेशन की, काफ़ी लोगों को क्वेरी थी कि एप्लीकेशन कब तक आएगा। तो जनरली जो वीडियोस होते हैं वो आपको यूट्यूब पे तो मिल जाते हैं, लेकिन जैसे उसका एक जगह कलेक्शन नहीं मिलता, आपको यूट्यूब पे खोजना पड़ता है, बहुत सर्च करने पड़ते हैं। या जो पुराने वीडियोज़ हैं उसकी भी बात करें हम लोग, या जो आपके कोर्सेज चल रहे हैं उसमें भी आपको काफ़ी वीडियोज़ खोजने के बाद मिलते हैं। तो उसी समस्या का सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया है। और ये ऐप आपका देखिए प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके जीएस बाय दिवाकर सर इस नाम से ऐप बना है। एक और ऐप आपको मिल जाएगा ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर के नाम से, ठीक। तो उसको आप डाउनलोड ना करिएगा क्योंकि ये पुराना वाला ऐप है। हालांकि आप डाउनलोड करेंगे तो मैसेज मेरे पास आ जाएगा, लेकिन जो है इसको आप डाउनलोड ना करिएगा, इस पर कुछ है नहीं। जो ये ऐप है इसको आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। इस तरह का आपको लोगो दिखेगा, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको दिखेगा इंस्टॉल का, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप जो है यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आपका देगा साइन अप के लिए। साइन अप में आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर का पे आपका मैसेज एक आ जाएगा, ओटीपी जिसे कहते हैं, ठीक है। ओटीपी आ जाएगा। ये यदि मोबाइल में ये सिम आपकी इसी में लगी हुई है तो अपने आप कैप्चर कर लेगा। इसके अलावा देखिए यदि आपका दूसरे में मोबाइल में आपका सिम लगी है तो वो क्या करेगा, वहाँ पे ओटीपी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इतना आप लोग जानते ही होंगे, कोई भी ऐप डाउनलोड किए होंगे। इसके अलावा देखिए एक विकल्प आपका यहाँ पे और दिया गया, एक्सप्लोर एज अ गेस्ट। यदि आप एज अ गेस्ट देखना चाहते हैं तो इसमें आपका पूरा शेड्यूल दिखाएगा कि इस ऐप में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, लाइव क्लासेज हैं, ठीक है। इसके बाद यदि आप मान लीजिए कि मोबाइल नंबर से इन कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर से इन करने के बाद आपको ये पूरा दिखेगा, जिसमें पूरा ये आपका देखिए ऊपर लिखा क्या गया, फ्री कंटेंट स्टडी मटेरियल, ठीक। हालांकि इस वीडियो में पूरा हम लोग एनसीईआरटी को ही कवर करेंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। और चूँकि एनसीईआरटी की मैक्सिमम क्लासेस अब यहाँ पे भी आपका आसानी से अवेलेबल हो पाएंगी, तो यहाँ पर देखिए जब हमने फ्री मटेरियल पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमें क्या मिला, एक आपका स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिल जाएगा। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा टोटल, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखेगा, पीडीएफ दिख जाएगा। और जो इमेज हमने ऐड किया यहाँ पे देखिए, इसमें हमने क्या किया, कास्ट स्थलाकृतियों का पूरा जो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, इसको पूरा इसमें डायग्राम में ऐड कर दिया है। इसमें आपका जो फ्लूवियल है यानी नदी द्वारा निर्मित है। और इसमें देखिए ये आपका एनसीईआरटी का 60 नोट्स है, ये पूरा एक फोल्डर है। इसको आप ओपन करेंगे, इसमें दो चीज़ें दिखेंगी। 11th क्लास उसमें देखिए ऊपर लिखा है, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपका सबसे ऊपर दिखेगा भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत, और इसमें हमने ये पूरा 60 नोट्स ऐड किया है, ठीक है। ये आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी होगा। और भारत का जो भौतिक पर्यावरण है, एनसीईआरटी है ना आपकी 11th क्लास में, तो उसी का यहाँ पे 60 नोट्स दिया गया है। इसके अलावा देखिए जब आप वीडियोज़ में आएंगे तो वीडियोज़ में देखिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे वीडियो में हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया है भूगोल की विभिन्न परीक्षाओं में आए प्रश्न। ये एक फोल्डर है, इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें डीएसएसबी का हो गया, केवीएस का हो गया, एनबीएस का होगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये देखिए नीचे लिखा भी गया है, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जीआईसी, एलटी, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका 2020 जून का साल है यूजीसी नेट का, इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा। 2019 का है, देखिए 2021 और 22 का भी बचा, उसको भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये 2019 का हो गया। अब यहाँ पे देखिए भौतिक भूगोल का सिद्धांत एनसीईआरटी की जो क्लासेज आपकी चल रही है, आज का जो लेक्चर है ये 20 नंबर का है, और यहाँ पे 19 लेक्चर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं 19 लेक्चर यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। यानी अब आपको अलग से यूट्यूब पे जाके बैक जाके वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, यहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं और स्पीड में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका डिटेल में यहाँ पे 19 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक। इसके अलावा जो विभिन्न परीक्षाओं की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इसमें। ये आपका देखिए नवोदय का पेपर का सॉल्व है पूरा। ये एनबीएस का जो है आई थिंक इसमें 25 से 30 प्रश्नों का सॉल्व होगा और मिल जाएगा आपको। इसमें देखिए आपका यूपीएससी का लगभग 200 ज्योग्राफी के क्वेश्चन के सॉल्व हैं, और यहाँ पे आपका डीएसएसबी का 180 प्रश्नों का सॉल्व है।
और ये आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चूँकि देखिए इसलिए जीएस का नाम यहाँ पे ज्योग्राफी की जगह जीएस किया गया है, क्योंकि आगे आगामी कोशिश यही है कि जो आपका टीजीटी में जैसे और भी विषय होते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी तो आप यहाँ पढ़े ही हैं, पॉलिटी हो गया, तो इनका भी कोशिश किया जाएगा यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराने का। ठीक है, तो इसीलिए और इसके अलावा एसएससी या टीजीटी पीजीटी तो चल ही रहा है, टेट सीटेट, तो अलग अलग फैकल्टी यहाँ पे ऐड की जाएगी, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है ये पूरा। देखिए 4 से 5 मिनट में शुरुआत का जो हमने बताया ये ऐप के बारे में जानकारी थी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। ज़्यादातर लोगों जो पहली बार ऐप इंस्टॉल करते हैं उनको कहाँ कहाँ चीज़ें मिलना है कहाँ नहीं मिलना वो समझ नहीं पाते हैं, तो असुविधा के लिए हमें खेद है कि इतना समय आपका लिया। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का लेक्चर है 20 नंबर का और एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं केवीएस पीजीटी के लिए। ये पूरा सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ नेट जेआरएफ की आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं जहाँ आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा अलग अलग कोर्सेज़ का। ठीक है, और ऐप पे जो क्लासेस चलेंगी मैक्सिमम आपका वहाँ पे लाइव होंगी या रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तापमान की बात करें तो वायुमंडल और भूपृष्ठ के साथ सूर्यातप की अन्योन्य क्रियाओं द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। जहाँ ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने की डिग्री में माप करता है। तो यहाँ पे आपका देखिए 2 चीज़ें मिली। एक आपका उसमें आपसे पूछा जाता है, जनरली इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ दिया जाता है तापमान क्या होता है। तो तापमान आप क्या बताएंगे, तापमान के द्वारा हमें किसी पदार्थ या किसी स्थान के गर्माहट या ठंडेपन यानी गर्म या ठंडा होने का पता चलता है या आभास होता है या अनुभव होता है। ठीक, आपसे पूछा जाए ऊष्मा क्या है, ऊष्मा जो है किसी पदार्थ के कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है। तो यही आपका डिफरेंस है ऊष्मा और तापमान में, हीट और टेम्परेचर। जैसे ज़्यादातर लोग आप यही देखेंगे कि यहाँ पे ये कहते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हीट बोलते हैं, ये टेम्परेचर यानी अंतर है, तभी तो इसका नाम अलग अलग है, कुछ तो फ़र्क होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों पे। थोड़ा सा स्पीड हम लोग चलेंगे। किसी स्थान की वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ये देखिए वायु इसलिए है क्योंकि ये वायुमंडल का सेक्शन हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्थान की जो अक्षांश रेखा है ये भी आपका डिपेंड करेगी। जैसे इक्वेटर पे आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलेगा। यही आप इक्वेटर पे चले जाएंगे, यहाँ तिरछी हो जाएंगी तो ये कम हो जाएगा। दूसरा, समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई। यदि समुद्र तल से वो बहुत गहराई में है तो भी क्या होगा, किरणों को दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, तो इससे क्या होगा, ऊष्मा कम मिलेगी। लेकिन यही आप हाइट की बात करें तो वहाँ पे स्थिति अलग होगी। तो यानी कि तापमान जो है समुद्र तल से जो स्थान ऊंचे हैं नीचे हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा तीसरा है कि समुद्र से उसकी दूरी। ठीक, तो समुद्र से जो प्लेस है उसकी दूरी कितनी है ये भी आपका तापमान को प्रभावित करेगा या तापमान के वितरण को। ठीक, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है और इसको कंट्रोल्ड कौन करता है या कंट्रोल्ड करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसकी बात की जा रही है। ठीक, तो समुद्र से उसकी दूरी। चौथा देखिए वायु संगति का परिसंचरण। जो वायु है, वायु राशियाँ हैं, इनका परिसंचरण भी। ठीक, इसके अलावा आगे अभी सबका डिटेल मिलेगा। कोष्ठ यानी कि गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति। तो आपने पढ़ा होगा कि महासागरीय धाराएं जिधर से जाती हैं यदि ठंडी जाती हैं तो वर्षा के लिए प्रेरित होती है, गर्म जाती है तो मरुस्थल बना देती है। ठीक है, एक आपने कथन कारण में प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, वो जल मंडल में आएगा आपका इसी सेक्शन में, इसमें नहीं, यानी कि आपका भौतिक भूगोल मूल सिद्धांत में ही आप एक अगला चैप्टर रहेगा इसमें जलमंडल, उसमें आपको पूरा उसमें हम लोग डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि तापमान को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। स्थानीय कारक हो गए, महासागरीय धाराएं हो गई, वायु का परिसंचरण होगा। ठीक, समुद्र तल से ऊंचाई या आप कह सकते हैं उच्चावच। दूसरा यहाँ पे देखिए समुद्र तल से दूरी और अक्षांश रेखाएं। ठीक, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अक्षांश की।
तो किसी भी स्थान का जो तापमान है उस स्थान द्वारा प्राप्त लैटीट्यूड उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यातप पर निर्भर करता है। जैसे हमने बताया आपको इक्वेटर पे ज़्यादा मिलेगा तो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे आपका कम होगा क्योंकि यहाँ पे सन की किरणें तिरछी जाएंगी, यहाँ पे सीधी जाएंगी। ठीक है, यह पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्यातप की मात्रा अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, अतः तदनुसार तापमान में भी भिन्नता पाई जाएगी। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अल्टीट्यूड की, जो यानी उत्तुंगता या ऊंचाई की बात कर लें कि वायुमंडल जो है ये पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि पार्थिव विकिरण से वायुमंडल की कौन सी परत सबसे पहले गर्म होती है, नीचे वाली, ऊपर वाली, मध्य वाली या कोई नहीं। तो कौन पहले गर्म होती है? नीचे वाली। ठीक है, यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भागों पर स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पार्थिव विकिरण है इसके द्वारा वायुमंडल की निचली परत पहले गर्म होती है, इसी कारण से समुद्र तल के पास जो स्थान हैं उन पर तापमान अधिक हो जाता है और जो ऊंचे भाग में स्थित तापमान है उन पर क्या होता है? तापमान कम होता है। तो अन्य शब्दों में कहें कि तापमान सामान्यतः तुंगता बढ़ने के साथ क्या होता है? घटता जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि तापमान सामान्यतः तुंगता बढ़ने के साथ घटता है। देखिए कथन में आपका प्रश्न ऐसे बनाएगा, या ये दे दिया, यही वाला लाइन लिख दिया, इसको कथन एक बना दिया और कारण में दे दिया। ठीक, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। प्रश्न देखिए आप लोगों को कराया जाएगा तो आप परेशान ना होइए, एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का इस पर प्रश्न मिलेगा ही। ठीक है, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स हम लोगों के भी लगे हुए हैं तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसलिए आपको अलग से अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, जो पहले से प्रिपेयर किए गए वो मिल जाएंगे। ये सारी क्लासेज आपकी नई प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, उत्तुंगता के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक, सामान्य ह्रास दर जो है ये प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, तो ये देखिए आपसे प्रश्न ये पूछा गया है, केवीएस में भी पूछा जाएगा और आपका नेट जेआरएफ में और यूपीएचईएससी में भी पूछा जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं आने वाले हैं तो यहाँ से आप देखिएगा, ये भी आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, ये भी पूछा है। ठीक है, और यहाँ से यदि कथन कारण से प्रश्न बनाएगा तो यदि आप इसको पढ़े नहीं रहेंगे तो आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईजिली जो किताबें या शॉर्ट नोट्स जो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं मार्केट से, जो मार्केट में मिलते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं, आप उसको ऐप पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चूँकि क्लासेज इसलिए आपको इतना कम मिल पा रहे हैं क्योंकि सिविल जज का भी पेपर है हम लोगों का, तो पीसीएसजे का, जो आपको 12 फरवरी को आई थिंक है, तो इसलिए जो है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर क्लासेज नहीं मिल पा रही, ना तो लाइव टाइम पे आ पा रहे हैं। तो वो जैसे ही तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, समुद्र से दूरी की हम लोग बात करें और जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही, चाहे नेट जेआरएफ के बैचेज में या आपका जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसमें, तो वो आप कंप्लीट करते चलिए। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आपको इतना चीज़ें प्रोवाइड कराए जाएंगे कि आप केवल उतना ही पढ़ेंगे तो विद गारंटी आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको लेकिन बेसिक अपनी तैयार करनी है और जो चीज़ें कराई गई उसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए समुद्र से दूरी की बात हमने कही थी कि किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी भी है। पहला आपने देखा था अक्षांश, ठीक है, दूसरा आपने क्या देखा था? अल्टीट्यूड। तीसरा क्या है? समुद्र से दूरी। ठीक है, कह रहा है कि ये दूसरा महत्वपूर्ण कारक है और दूरी उस स्थान की, समुद्र से उस स्थान की दूरी स्थल की अपेक्षा समुद्र क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होगा। तो स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। आप जानते हैं कि जैसे रेगिस्तान की हम लोग बात करें कि थार का जो रेगिस्तान आपका राजस्थान का है, इसमें दिन में जो
यहाँ पे सूर्यातप मिलता है, उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है। लेकिन ये पार्थिव विकिरण की वजह से रात में जो रातें होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि रेगिस्तान में रातें ठंडी क्यों होती हैं, तो वो यही है क्योंकि पार्थिव विकिरण, ये जो धरातल है वो जल्दी गर्म होगा, पार्थिव विकिरण भी तो जल्दी छोड़ेगा। ठीक है, जैसे जो लोग तुरंत अग्रेसिव हो जाते हैं उनका गुस्सा तुरंत ठंडा भी हो जाता है, और जो लोग बहुत लेट में अग्रेसिव होते हैं वो काफ़ी, यानी वो इंट्रोवर्ट होते हैं एक तरह से। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो स्थल भाग है ये आपका जो है क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, और जो पानी है आपका समुद्र है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है, और समुद्र के निकट स्थित जो क्षेत्र होते हैं, ठीक, इन क्षेत्रों पर क्या होता है, जलीय समीर और स्थलीय समीर, दो समीरों का आपने नाम सुना होगा, समुद्र एवं स्थलीय समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है और इसलिए तापमान सम होता है। स्थलीय समीर का मतलब कि स्थल भाग ये है, ये आपका समुद्र है, इधर से इधर जब हवाएं चले, और जलीय समीर का मतलब ये हुआ कि समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, तो चूँकि जब यहाँ पे देखिए ये आपका कब कब हवाएं चलती हैं ये भी समझ लीजिए, ये आपका क्या है, समुद्र है, ओशन है, ये आपका क्या अर्थ है। ठीक, जब यहाँ पे आपका क्या होगा, लो प्रेशर जनरेट होगा तब यहाँ से हवाएं इधर चलेंगी, जब यहाँ पे आपका हाई प्रेशर जनरेट होगा तो यहाँ से हवाएं इधर चलेंगी, इधर आपका लो होगा, सॉरी, क्योंकि हवाएं जो चलती हैं हाई प्रेशर से लो की ओर चलती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अभी आपका स्थल पे लो प्रेशर है तो यहाँ से हवाएं इधर आएंगी, यहाँ पे यदि लो प्रेशर रहेगा तो स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी। तो इसीलिए आप जानते हैं जैसे मुंबई वगैरह में क्या है, बहुत ज़्यादा न ठंडी पड़ती है न बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी जो समुद्र के किनारे वाले एरिया है वहाँ की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए वायु संगति और महासागरीय धाराएं। तो स्थलीय और समुद्री समीरों की तरह, यानी जो जल समीर जल से स्थल की ओर और स्थल से जल की ओर, इसी तरह से क्या होता है, वायु राशियाँ होती हैं, वायु संगतियाँ होती हैं, ये भी टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं। जैसे गर्म जो है या कोष्ण वार्म एयर मासेस, एयर मास यानी कि वायु संगतियाँ कहीं मिलेगी, कहीं वायु राशियाँ मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो वायु राशियाँ हैं, जो गर्म वायु राशियाँ, इनसे प्रभावित होने वाले स्थानों का जो तापमान है अधिक रहेगा, यानी कि जो गर्म वायु राशियाँ जहाँ पे चलेंगी, या गर्म वातावरण शीत वातावरण आपने जाना ही है, तो गर्म वायु राशियाँ जब चलेंगी जिस स्थान से, तो वो स्थान क्या होगा, गर्म होगा, और जहाँ से आपका शीत वायु राशि यानी कोल्ड एयर मासेज जाएंगी तो वहाँ पे क्या करेंगे, उस स्थान का तापमान को कम कर देंगे, और इस प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार से जब ठंडी धाराएं जहाँ से जाएंगी वहाँ का प्रभाव भी कम करेंगी, यानी कि गर्म या तापमान जो है उसको कम कर देंगे। सपोज आप यही समझिए, देखिए बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ने के चक्कर में मत रहिए। गर्म वायु राशि क्या करेगी, जहाँ से जाएगी प्लेस क्या होगा, हीट होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और कोल्ड एयर मास जहाँ से जाएगी वहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी तरह से ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ से कोल्ड करंट जाएगी वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, और जहाँ से वार्म करंट जाएगी वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक, तो बस जहाँ गर्म वायु राशि चल रही है वहाँ गर्म होगा, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं, इतना आप लोग भी जानते ही हैं। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण को जान सकते हैं। ऊपर फिगर है, अभी दिखाएंगे। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। तो समताप रेखा यानी समान ताप को दर्शाने वाली। समताप वह रेखा है जो समान ताप वाले स्थानों को जोड़ती है। फिगर में दिया गया जनवरी जुलाई में यहाँ पे आपका वितरण दिखाया गया है। तो आइए फिगर भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलग अलग वितरण यहाँ पे दिखाया गया। विषुवत रेखा पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर 30 डिग्री देखिए, ये आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ से देखिए ये समान ताप वाली रेखा है, जहाँ से गुजर रही है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है। ठीक, यहाँ से देखिए ये आपका 30 डिग्री टेम्परेचर को दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका इक्वेटर पे, यहाँ पे आपका सहारा मरुस्थल यहीं पे है ना, यहाँ देखिए 30 डिग्री है।
यहाँ पे देखिए आपका इधर भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाया गया है। ये कहाँ है? ये इक्वेटर है। तो आप यहाँ से समझ लीजिए ये पूरा आपका जुलाई और जनवरी का दिखाया गया है। चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं। सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्योंकि समताप रेखाएं प्रायः अक्षांश के समानांतर होती हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस सामान्य प्रवृत्ति में विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई में, यहाँ पर देखिए नीचे आपका जुलाई वाला ये है, ऊपर जनवरी वाला था। यहाँ पे देखिए जनवरी लिखा गया है, ये आपका जुलाई वाला है। तो जुलाई में देखिए कहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर पे जो आपका ये सहारा वाला है, देखिए समताप रेखा अब यहाँ से आपका घूम के इधर से गई है। तो ज़्यादा वेरिएशन कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पे देखिए कब? जुलाई में। दक्षिणी गोलार्ध में आपका देखिए इसके बाद यहाँ समताप रेखाएं ही नहीं है। तो यहाँ पे दिया है कि अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा और दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। ठीक, इसलिए भूसंगति और समुद्री धारा का प्रभाव वहाँ स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समताप रेखाएं या जो समुद्री धारा प्रवाह है या भूसंगति यानी कि जो वायुराशियाँ हैं उनका प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में स्पष्ट इसलिए दिखता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है और जलीय भाग कम है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दो ही आपने देखा दिख रही थी क्योंकि यहाँ पे जल ही जल है। तो यहाँ पे समताप रेखाएं लगभग समान हो जाएंगी। तो इसमें न तो जीवन यहाँ पे उतना ज़्यादा विस्तृत रूप में है, हालांकि दक्षिणी गोलार्ध में आपका कई द्वीप भी यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अपेक्षा की बात की गई है। ठीक, कि उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग कम है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में अधिक स्पष्ट भूसंगति यानी वायुराशियाँ और समुद्री धारा का प्रभाव दिखता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। ठीक, जनवरी में जो समताप रेखाएं हैं ये महासागरों के उत्तर में और महाद्वीपों के दक्षिण में, तो जनवरी की हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि महाद्वीपों के दक्षिण, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए महासागर है। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका ऊपर गया समताप रेखा है, तो क्या हो गया उत्तर की ओर, कहाँ पे? महासागर में। और यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे आया ना, ये आपका दक्षिण की ओर कहाँ गया? महाद्वीप में। वही स्टेटमेंट है कि ये स्थिति कब होती है? जनवरी में। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, जहाँ भी आपको देखना है। ये देखिए आपका ये प्रशांत महासागर है ना, यहाँ पे आपका जो समताप रेखा इधर ऊपर है और ज्यों आप महाद्वीप में आ रहे हैं ये आपका नीचे चली आई है। ठीक है, और इसी का सेम उल्टा हो जाएगा जो दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पे देखिए आपका जो ये समताप रेखा है महासागरों के ऊपर नीची और महाद्वीपों के ऊपर ऊंची। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग आते हैं। आई थिंक हम लोग पहुँचे थे यहाँ तक। जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर में आपने देखा महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर पर देखा जा सकता है। उष्ण महासागरीय धाराएं जो गर्म जलधाराएं हैं जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया, तथा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जो ड्रिफ्ट है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक, ये फिगर यदि आप देखेंगे, चलिए अभी फिगर हम दिखा दे रहे हैं, की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है। समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं, सतह से ऊपर तापमान तेजी से कम होता है और समताप रेखाएं यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपका गल्फ स्ट्रीम है, चलिए यहाँ पे फिगर भी बना दे रहे हैं। ये आपका एक रफली फिगर हमने बना दिया है। ठीक है, ये आपका हो गया अटलांटिक महासागर की बात यहाँ पे चल रही थी, तो अटलांटिक की बात हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका देखिए ये आपका गल्फ स्ट्रीम जो है ये क्या है? गर्म जलधारा है। और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट,
तो ये यहाँ पे आप देखिए इक्वेटर से गल्फ स्ट्रीम आपकी इधर चलती है, और जब यहाँ पे आ जाता है इसको बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक, और ये आपका गल्फ स्ट्रीम है। कह रहा है कि इसकी उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है अधिक गर्म होता है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर, यहाँ पे समताप रेखा उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। सतह के ऊपर तापमान तेज़ी से कम हो जाता है और समताप रेखाएं जो है फिर जब यहाँ पे आपका आएंगी यूरोप में यानी कि महाद्वीप में आ गई तो नीचे चली आएंगी यानी दक्षिण की ओर। ठीक है, यह साइबेरिया के मैदान पर ज़्यादा स्पष्ट होता है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ साथ 80 डिग्री उत्तरी, 50 डिग्री उत्तरी दोनों ही अक्षांश पर जनवरी का जो माध्य तापमान होता है ये 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इस प्रकार जनवरी का जो माध्य मासिक तापक्रम है ये विषुवत रेखी महासागरों पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक और उष्णकटिबंधों में 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि मध्य अक्षांशों पर जो टेम्परेचर होता है ये 20 से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा यूरेशिया के आंतरिक भाग में यह -18 से -48 तक भी दर्ज होता है। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखिएगा जो डाटा दिया गया है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पे तापमान पर महासागरों का स्पष्ट प्रभाव होता है। समताप रेखाएं यहाँ लगभग जैसे अक्षांश चलती हैं वैसे उसी के समानांतर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा इसमें भिन्नता कम होती है। 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखाएं क्रमशः 35 डिग्री दक्षिणी, 45 डिग्री दक्षिणी और 60 डिग्री दक्षिणी के समांतर पाई जाती, दक्षिणी यानी कि अक्षांश के। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ें स्पष्ट होगी, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो 35 डिग्री अक्षांश रेखा है इस पे जो टेम्परेचर होता है ये 20 डिग्री होता है, 45 पे 10 डिग्री और 60 डिग्री पे 0 डिग्री। ठीक, जुलाई में समताप रेखाएं प्रायः अक्षांशों के समानांतर चलती हैं। विषुवत रेखी महासागरों पर तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है। ठीक, विषुवत रेखी महासागरों पर। एशिया के उपोष्ण कटिबंधीय स्थलीय भागों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ साथ तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पाया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और 40 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर जो तापमान होता है वो 10 डिग्री दर्ज किया जाता है। ठीक, अभी ऊपर आपने देखा ये बात हम लोग करें जुलाई की, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कई बार आपको देखिए केवीएस में मुझे जो लगता है ये सब प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न बनना है वो टोटल सिलेबस आपका यही सब दिया है, एनसीईआरटी का ही। जनवरी और जुलाई के बीच तापांतर को प्रदर्शित करता है चित्र नंबर 9.5। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया, यूरोप और एशिया के महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है जो लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पे जुलाई और जनवरी दोनों के मध्य तापांतर निकाला गया है और यहाँ पे यही कह रहा है कि जो सर्वाधिक तापांतर कहाँ पे पाया जाता है, ये देखिए पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी आप कह सकते हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 डिग्री सबसे ज़्यादा तापांतर की बात कर रहा है। ठीक, टेम्परेचर की नहीं बल्कि तापांतर है, ये तापमान नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तापांतर का मतलब जैसे दिन में कुछ और टेम्परेचर है, रात में कुछ और है, तो इसको एक दूसरे से माइनस करके ये निकाला जाता है। तो हालांकि यहाँ पे जनवरी और जुलाई की बात की है तो ये जनवरी जुलाई के संदर्भ में निकाला गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे माप की गई है, वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए आपने क्या पढ़ा कि सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है जो लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। और किस कारण से होता है? इसका मुख्य कारण है महाद्वीपीयता, कॉन्टिनेंटलिटी। ठीक है, सबसे कम जो तापांतर होता है तो सबसे कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर 20 डिग्री दक्षिण और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कथन कारण में कैसे प्रश्न पूछेगा कि कथन दे दिया कि तापांतर, सर्वाधिक तापांतर
महाद्वीपीयता के कारण होता है। सर्वाधिक तापांतर महाद्वीपीयता के कारण होता है। ठीक है, अब आपसे कारण में क्या बता दिया, कारण में ये बना दिया, यह कथन दो बना दिया, कारण बना दिया कि ये आपका कि उत्तर पूर्वी यूरेशियाई क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। सर्वाधिक तापांतर, ठीक है, सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है कि तापांतर महाद्वीपीयता के कारण होता है, तो ये तो बात सही है, सर्वाधिक तापांतर इसकी वजह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आपका ये क्या इस कारण से कि उत्तर पूर्वी यूरेशियाई क्षेत्र सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, इसके कारण से तापांतर महाद्वीपीयता का ये कारण नहीं है। यदि यही चीज़ कारण में लिखा होता तब ये इसको स्पष्ट कर रहा होता कथन को, लेकिन इसका हमने क्या किया, दोनों को अपोजिट करके आपको बताया। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम आपका 3 सेंटीग्रेड का तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, और आपका यानी 20 साउथ लैटिट्यूड, और आपका जो है 15 नॉर्थ लैटिट्यूड, दोनों पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं बल्कि तापांतर मिनिमम पाया जाता है 3 डिग्री। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आप बात करते हैं तापीय व्युत्क्रमणता की, थर्मल इन्वर्जन। तो व्युत्क्रमणता यानी कि जैसे सामान्यतः हम लोग क्या जानते हैं कि टेम्परेचर जो है ऊंचाई के साथ घटता जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य ह्रास दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट NLR। ये कितना है, 1000 पे आपने देखा था 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो कई बार स्थिति ये क्या होती, बदल जाती है, तो सामान्य ह्रास दर के उलट जाती है, यानी इसे ही क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणता बोलते हैं। तो नॉर्मली आपको समझने के लिए ये है कि जनरली हम लोग ऊंचाई जब पे जाते हैं तो तापमान जो है ऊंचाई के साथ घटता जाता है, लेकिन किसी स्थिति में जब ये ऊंचाई के साथ घटने के बजाय बढ़ जाए, तब इसी जो पूरी प्रक्रिया हुई है, जो ये घटना हुई है, इसी को हम लोग तापीय व्युत्क्रमणता या तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है, पर यह काफ़ी सामान्य घटना है। सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। चलिए ये आपका देखिए प्रीवियस ईयर उठाइएगा तो वहाँ पे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, और डायरेक्ट प्रश्न में यही पूछेगा, तापीय व्युत्क्रमणता के लिए आदर्श दशा है, क्या है, सर्दियों की मेघ विहीन यानी कि बादल रहित जो लंबी रात हो गई, शांत वायु हो गई। ठीक, ये आदर्श दशा है। इसके अलावा दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय क्या होती, विकिरित कर दी जाती है, वो हमने आपको बताया पार्थिव विकिरण के रूप में। ठीक है, दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकिरित कर दी जाती है, और सुबह तक भूपृष्ठ क्या होता है, अपने ऊपर की जो हवा से अधिक ठंडा हो जाता है। क्योंकि जब यहाँ पे मान लीजिए कि अर्थ है और पार्थिव विकिरण हुआ, तो ऊपर वाली लेयर क्या होती है, गर्म होगी, लेकिन इसकी अपनी एनर्जी तो चली जाएगी। जब इसकी अपनी एनर्जी चली जाएगी तो इसकी अपेक्षा जो ऊपर की लेयर है, इसकी अपेक्षा जो आपका अर्थ है वो ठंडा हो जाएगा, सरफेस, वही यहाँ पे कह रहा है। कब होगा, सुबह तक। तो भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्षभर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य बात है। वही यहाँ पे कह रहा है कि जो मेघ विहीन रातें होंगी, ठीक, आदर्श दशाओं की मैं बात कर रहा हूँ, मेघ विहीन रातें होंगी तो वही चीज़ तो होगा, क्योंकि बादल रहेगा तो ये क्या होगा, एनर्जी रोकेगा, लेकिन बादल नहीं है तो ये आपका ठंडा हो जाएगा। ऊपर वाला ये जो लेयर है वायु की, ये इससे गर्म होगी। तो ऐसे ही जैसे आप ऊपर आएंगे तो नीचे आपका ठंडा, ऊपर आपका गर्म है, तो क्या होगा, तापीय व्युत्क्रमणता की स्थिति हो गई। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अब क्या होगा, तापमान ऊपर बढ़ने पर घटने के बजाय क्या होगा, ऊपर से बढ़ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे तापीय व्युत्क्रमणता है। यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे। तो आगे देखिए, ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ तो आपका सरफेस हमेशा क्या होता है, ठंडा होता है, ऊपर की वायु इसकी अपेक्षा गर्म होती है। तो यहाँ पे एक सामान्य घटना है तापीय व्युत्क्रमणता, यानी ऊपर जाएंगे आप तो आपको गर्माहट महसूस होगी।
भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धुआं तथा धूलकण व्युत्क्रमणता स्तर से नीचे एकत्रित होकर चारों ओर क्या होते हैं, फैल जाते हैं और जिनसे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है। इससे सर्दियों में सुबह के समय घने कोहरे की रचना सामान्य घटना है। ठीक, तो तापीय व्युत्क्रमणता की वजह से भी आपका घने कोहरों का निर्माण होता है और इसमें जो धूलकण होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। यह व्युत्क्रमणता कुछ ही घंटों तक रहता है, जैसे सूर्य ऊपर चढ़ने लगता है और पृथ्वी गर्म होने लगती है, यानी कि सनलाइट जैसे ही पड़ेगी धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में वायु अपवाह के कारण व्युत्क्रमणता की स्थिति उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, ये पूछा जाता है कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में किस वजह से व्युत्क्रमणता देखी जाती है, अपवाह की वजह से, जो वायु का अपवाह यानी कि वायु का नीचे उतरना। पहाड़ियों और पर्वतों पर जो रात में ठंडी हुई हवा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में क्या होती है, भारी हो जाती है और क्या होती है, घनी होने के कारण ये लगभग जल की तरह कार्य करती है और ढाल के साथ जो है क्या करती है, ऊपर से नीचे उतरती है। सपोज ये आपका घाटियाँ हो गई, पहाड़ी या पर्वत हो गए, यहाँ से आपकी क्या होगी, जो आपका वायु भारी हो जाएगा तो ये धीरे धीरे नीचे उतरेगा और कारण इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। ठीक, और हवा बहुत ठंडी हो गई है। अब जनरली आप जानते हैं कि संघनन जब होता है तो ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही जल की बूंदें जो परिवर्तित होती हैं धरातल की तरफ आती हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब ठंडी वायु हो जाएगी बहुत ज़्यादा तो उसका भार ज़्यादा हो जाएगा और जब भारी हो जाएगी तो क्या करेगी, नीचे उतरेगी। ठीक है, और नीचे जब उतरती है तो ये इसका जो पूरा कार्य होगा वो जल की तरह हो जाएगा, जैसे आपका संघनन में होता है। ठीक है, तो ढाल के अनुसार नीचे उतरेगी और यह घाटी की तली में जो गर्म हवा रहेगी, चूँकि घाटी है तो इसमें भी ऑलरेडी हवा तो है ही, तो जो यहाँ पे गर्म हवा रहेगी तो ये गर्म हवा के नीचे एकत्र हो जाती है और इसे वायु अपवाह कहते हैं। ठीक है, तो जो गर्म हवा है, गर्म हवा आप जानते हैं हल्की होती है, तो जब यहाँ से भारी हवा आ रही है, जैसे ये भारी हवा आएगी और इधर आपका यहाँ पे ऑलरेडी गर्म हवा है, तो भारी वाली नीचे जाएगी और जो हल्की हो क्या होगी, ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो इसे ही वायु अपवाह कहते हैं। यह पाले से पौधों की रक्षा करती है। तो ये जो पूरी घटना है, पाले से पौधों की रक्षा होती है। क्यों? क्योंकि जो आप जानते हैं कि जनरली यदि आप खेती वगैरह किए होंगे तो ये कहा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा शीत ऋतु अभी जो चल रही है तो कोहरा बहुत ज़्यादा जब पड़ता है तो उसमें ये कहा जाता है कि जैसे आलू के खेत हो गए, इसमें जल की सिंचाई की जाती है। ठीक, जल भराई कर दी जाए तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो पाला उन पे असर नहीं करेगा उतना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक प्लैंक का नियम है कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी, उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी लघु होगी। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो आपका विशिष्ट ऊष्मा है। ये आपकी परीक्षाओं में तो नहीं पूछा जाता, विशिष्ट ऊष्मा कभी कभी पूछा जाता है। तो चलिए आगे आपका प्रश्न भी आ गया है। तो ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, पूरे प्रश्न का कलेक्शन एक करके उसको मैं अलग से कराऊंगा, ये आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? चलिए आपके लिए प्रश्न है कि सूर्य की किरणें किस अक्षांश पे सीधी पड़ेंगी। ठीक है, अलग अलग विकल्प दिया गया, ध्यान रखिएगा। कि बोल रहा है कि किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होता है? तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, चंडीगढ़, नागपुर। अगला है, ये सब इसमें है। निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? ये भी देखिए आपके में हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है वायुमंडल गर्म होने की, ना कि पृथ्वी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विकल्प आपके पास 4 हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि निम्न पदों का उचित विवरण के साथ मिलाएं। सूर्यातप क्या होता है? एल्बिडो भी हमने बताया है, जो रिफ्लेक्शन होता है एल्बिडो हो गया। समताप भी हो चुका है, वार्षिक तापांतर भी हो चुका है। ठीक है, इसको आप मैच कराइए और मैच करा के आप ऑप्शन बताइए कौन किससे मैच होगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो है पूरा कर लीजिएगा, बहुत कठिन ये नहीं है, ये आसान वाला है। 5 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी के विषुवत वृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ पे समझिए कि पृथ्वी के विषुवत वृत्त
विषुवतीय रेखा क्षेत्रों की अपेक्षा जो उत्तरी गोलार्ध का उपोष्ण यानी 30 से 35 वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? विकल्प देखिए, विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं, या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गर्मी के दिनों में लंबाई विषुवतीय क्षेत्र से ज़्यादा होती है। ठीक है, या यहाँ पे जीएचडी ये देखिए आपके इसी स्लेब में है, इसी चैप्टर में है, और ये लाइन बाय लाइन प्रश्न वहीं से पूछा गया। ये वर्क आपके लिए है, तो इससे पता चलेगा आप लोग कितना यहाँ पे ध्यान दिए हैं। ठीक है, तो कमेंट में आप 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। आज का जो सेशन है यहीं तक होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, ये चैप्टर 9 चल रहा है, इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, और जो आपका दूसरा चैनल है उस पर भी हमने शुरुआत से इसको अपलोड किया है, तो वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। दूसरा चैनल जो है वो वनडे जंक्शन है। ठीक है, वनडे जंक्शन है, और यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट जो है जनरेट कर दी है, जिसमें आपका PYQ टोटल है। तो इसको आप देखिएगा, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगामी PGT TGT हायर के एग्ज़ाम के लिए या फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए। ठीक है, तो इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।